दोस्तों यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भारत आए, भारत से चले भी गए। अब अगर आप इस पूरे प्रक्रिया को देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड के लिए वो नहीं आए थे। मल्टी सिटी अलग अलग जगह गए, कोलकाता, जयपुर, आगरा। पर्पस बड़ा क्लियर था, एक चार्म ऑफेंसिव था जिसके द्वारा जो इंडिया यूएस के रिश्तों में दरार आई है उसको रिपेयर किया जाया जा सके। लेकिन भारत ने यहाँ पे एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स दिया है, जिसमें क्लियर क्लियर अगर आप देखें तो जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स डिजर्व करते हैं वही दिया गया है। मत भूलिएगा, मार्को रूबियो अगर आप देखें तो रिपब्लिकन कैंडिडेट अगले प्रेसिडेंट के हो सकते हैं। जेडी वॉन्स और मार्को रूबियो में बहुत जबरदस्त रेस चल रही है और कांटे की टक्कर है। तो उसके बावजूद भी जिस प्रकार का इनको डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल दिया गया, कई लोग कह रहे हैं कोल्ड शोल्डर दिया गया है। तो आखिरकार इसके साथ इंडिया ने क्या मैसेज यूएस को दिया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है, बेहद आवश्यक है उसको हम समझें। यहां पे दोस्तों अगर आप काम की बात देखें तो आज क्वाड का टेक अवे आया है। काफी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। पहली बार क्वाड टॉक से एक्शन पे गया है, जिसमें एक क्वाड मिल के पोर्ट फिजी में बनाने वाला है। वो फिजी जहां पे चाइना बड़ा एक्टिव है। चाइना से भी रिस्पांस आ गया है कि हमारे खिलाफ हो रहा है। इंडिया ने कहा नहीं नहीं नहीं, किसी के खिलाफ नहीं हो रहा है, बस पोर्ट ही तो बन रहा है। वैसे ही अगर आप देखें तो इंडो पैसिफिक में ज्वाइंट सर्वेलेंस होगा। जितने भी चाइनीज सबमरीन्स यहां से गुजरते हैं उसका रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा। इस तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर आप यूएस की बात करें तो यहां पे एक बड़ी सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। ट्रंप चाइना चले गए, चाइना के साथ तो दोस्ती हो गई है, क्या क्वाड की आवश्यकता नहीं है यूएस को? तो यूएस क्यों फिर इस प्रकार से चाइना को घेरने का काम कर रहा है? क्या ट्रंप का जिनपिंग के साथ विजिट फेल हुआ है, उसके बाद ट्रंप को भारत की याद आ रही है? काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मार्को रूबियो भारत आए, किस लिए आए? अमेरिकन मीडिया स्वयं कह रही है कि उनका पर्पस था इंडिया के साथ टाइज को रिपेयर करना। वॉल स्ट्रीट जर्नल, एनबीसी न्यूज सब यही कह रहे हैं, भारतीय मीडिया में भी यही कहा जा रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल मार्को रूबियो के आने के वक्त लिखा गया था समीर सारन साहब के द्वारा, ओआरएफ के प्रेसिडेंट हैं। और इन्होंने कुछ अंडरलाइंग इस प्रकार के अगर आप देखें तो फॉल्ट लाइंस आइडेंटिफाई किए जो इंडिया यूएस के टाइज में हैं, जिस वजह से हम कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस थे वो ट्रम्प 2.0 में बहुत ज्यादा फोरफ्रंट पे आ गए हैं। तो वो क्या चैलेंजेस हैं वो भी आइडेंटिफाई करना बेहद आवश्यक है, तभी हम समझ पाएंगे मार्को रूबियो क्या रिपेयर करने आए हैं। तो वो भी हम देखने वाले हैं। खैर, रूबियो साहब आए तो कई लोगों ने कहा बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया गया इनको। जब कोलकाता आए तो इनको रिसीव करने सर्जियो गौर स्वयं दिखे, यूएस एम्बेसडर। भारत की तरफ से कोई हाई ऑफिशियल दिखे नहीं। आज दोस्तों इनकी विदाई हुई। तो विदाई में भी अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें तो कोई इंडिया के स्टेट लेवल के मिनिस्टर भी मौजूद नहीं थे। वैसे ही आप देखें तो बड़े ही अगर जूनियर एमईए के ऑफिशियल्स भी देखने यहां पर मिले, तो कुछ उस प्रकार का पॉम्प एंड शो नहीं था। जेडी वॉन्स के टाइम आपको याद होगा, वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट है डेफिनेटली, अगर प्रोटोकॉल में देखें तो ऊपर है। लेकिन अगर आप पर्पस के अनुसार देखें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तो उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसा पॉम्प एंड शो नहीं दिखा। लेकिन हाँ, काम पूरा हुआ। पीएम मोदी से मिले, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी से मिले, तो मुलाकात पूरी हुई, काम से काम रखा गया। बाकी कोई यहाँ पे ओवर दी टॉप जो होता था ना, रेड कारपेट रोल आउट, अलग अलग तरीके से कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, वो सब कुछ भी नहीं देखने मिला है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो वैसे तो एम्बेसडर कंवल सिब्बल साहब ने कहा है कि जो प्रोटोकॉल्स है वो हमने मीट कर दिए हैं। कोल्ड शोल्डर कहना गलत होगा, प्रोटोकॉल्स मीट हो गए। अमेरिका डिवीजन के हेड उनसे मिलने चले गए, और क्या चाहिए? देखिए, उम्मीद की जाती है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, काफी कुछ हो सकता है। तो यहां पर वही कहा जा रहा है कि रूबियो का जो मेड इन इंडिया विजिट था, इंडिया ने बड़ा क्लियर का डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स नहीं करना है, हमें दिखाओ तुम क्या हार्ड इंटरेस्ट हमारा सर्व करने आए हो। उसके साथ अगर कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज वो नाच गाना और वो सारी चीजें जो दिखाते हैं वो सब कुछ नहीं होने वाला। यहां पे मार्को रूबियो ने ये भी कहा कि मैं पीएम मोदी को न्योता भेज देता हूं, व्हाइट हाउस में आए। तो उसको भी कंवल सिब्बल साहब ने कहा कि देखिए, रूबियो कोई लेटर लेके नहीं आए हैं, ओरली इस प्रकार से इनवाइट भेज रहे हैं, तो ये बड़ा ऑड है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा पीएम मोदी और ट्रंप की बैठक तो G7 समिट में होनी ही है, मुलाकात होनी ही है। वैसे ही G20 समिट फ्लोरिडा में होना है, वहां भी मुलाकात होनी है। तो ये क्या मतलब है? इस प्रकार से ओरल न्योते का क्या मतलब है? और वैसे इस साल इंडिया यूएस के लीडरशिप की भी बैठक क्वाड में होनी थी, तो क्या ट्रंप नहीं आने वाले? तो काफी सवाल इस प्रकार से भी यहां पर पूछे जा रहे हैं। खैर, बॉटम लाइन है दोस्तों, क्वाड इज बैक। क्वाड में काफी मेजर चीजें देखने मिल रही हैं। इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया बड़ा खुश है क्योंकि उसका बैकयार्ड फिजी है, जहां पे चाइना बड़ा एक्टिव हो रहा है। और उसके लिए पहली बार
फिजी में क्वाड का एक पोर्ट बनने वाला है। इंडिया के लिए है कि इंडो पैसिफिक सर्विलेंस जो हो रहा है, जो सबमरीन्स गुजरते हैं, वो जॉइंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। तो हमारे पास जापान से लेके ऑस्ट्रेलिया तक कहां चाइनीज सबमरीन्स हैं, एक एक का इंफॉर्मेशन आने वाले दिनों में आएगा। वैसे ही क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी इनिशिएटिव जोर शोर से आगे बढ़ाई जा रही है। तो दिख रहा है क्वाड को जो ड्यू मोमेंटम देना है वो वापस दिया जा रहा है। और मार्को रूबियो मत भूलिएगा, वो चाइना हॉक हैं, आज के नहीं, बड़े पुराने चाइना हॉक हैं। इस हद तक कि चाइना ने उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगा रखा था। अभी जब ट्रंप गए थे चाइना, तो मार्को रूबियो का बस नाम बदल दिया था चाइनीज ने सैंक्शन का गो अराउंड के लिए, मार्को लूबियो लिखना शुरू कर दिया था। अदरवाइज अगर आप देखें तो काफी कुछ दिख रहा है जो बता रहा है क्वाड इज बैक। तो यहां पे दोस्तों आपके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आया हूं, जिसमें बहुत डिटेल में हम हर एक आयाम पर चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए मात्र 16,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है, लोएस्ट एवर प्राइस है। इस कीमत पे आपको, अगर आप देखें तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। जी हाँ, 109 से अधिक छात्र सेलेक्ट हुए हैं सीएसई 2025 में, यानी क्वालिटी कोर्स है वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 28,999 रुपए में है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके सिवा अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 28,999 में है। और अगर आप ऑप्शनल भी साथ में इंक्लूड करना चाहते हैं तो जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो आपको 23,999 रुपए में मिल रहा है। कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो मेक श्योर इस ऑफर को अपने हाथ से जाने ना दे, क्वालिटी कोर्स है। तो सबसे पहले दोस्तों, इंडिया यूएस के क्या फंडामेंटल फॉल्ट लाइंस हैं जो समीर सारन साहब ने आइडेंटिफाई किया है। बड़ा क्लियरली उनका कहना है कि देखिए, एक फिलोसॉफिकल मिसमैच है। जिस प्रकार से हम खुद को और दुनिया को देखते हैं उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है, जो पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन ट्रम्प 2.0 में जो बेनिथ दी सरफेस था, सरफेस के नीचे था, वो आज ऊपर आ गया है और एक्सपोज हो गया है। पहला है, इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रायोरिटाइज करता है, अलायंसेस को नहीं। वही जो यूएस है वो ये ऑटोनॉमी का कंसेप्ट नहीं समझता, वो क्लियर अलायंसेस समझता है विद कंप्लायंट पार्टनर्स। अलायंसेस है, पालन करना होगा। दोस्तों यहाँ पे 3 स्पेसिफिक फॉल्ट लाइन है इसके सिवा, जो कि है एनर्जी सिक्योरिटी में काफी ज्यादा यूएस का डबल स्टैंडर्ड्स है। अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म है, जिस पर मर्जी हुआ सैंक्शन लगा दिया और अचानक से हमारी एनर्जी सप्लाई लाइंस इंपैक्टेड होने लग जाती हैं हमारे ऊपर। अगर हम पालन ना करें अमेरिकन सैंक्शंस का तो दबाव बनने पर लगता है। आपने देखा ही कैसे यूएस ने टैरिफ लगा दिया हम पर रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए। वो ये टैरिफ चाइना पे नहीं लगाएगा, वो ये टैरिफ यूरोप जो खरीद रहा है उस पर नहीं लगाएगा, स्वयं रशिया से अगर आप देखें तो यूरेनियम खरीदेगा, लेकिन हमारे ऊपर लगाएगा। तो ये जो दो मुहापन है, जो डबल स्टैंडर्ड्स है, उसको लेकर काफी ज्यादा भारत में नाराजगी है। दूसरी बात, चाइना पॉलिसी। वॉशिंगटन जिस प्रकार से चाइना के साथ बॉनहोमी बढ़ा रहा था, एक डिटेंट शो कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं आप देखें तो इंडो यूएस रिलेशनशिप भी थोड़ा सा, अगर आप देखें तो उसकी जो स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन है उन पर सवाल हो रहा है। क्योंकि एंड ऑफ द डे इंडिया यूएस का रिश्ता क्यों है? रिश्ता बड़ा क्लियर इस वजह से है क्योंकि हमारा कॉमन चैलेंज चाइना है। अदरवाइज ना यूएस को भारत से कोई लेना है, ना भारत को यूएस से खास देना है। इसके सिवा मतलब अगर हम जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात करें, डेफिनेटली इकोनॉमिक कन्वर्जेंस है, काफी सारी चीजें अन्य हैं, लेकिन फाउंडेशन क्या है? कॉमन चाइना चैलेंज। अब यहां पे ट्रंप जा रहे हैं शी जिनपिंग को जिस प्रकार से गलबैयां पा रहे हैं, तो पूरे इंडो पैसिफिक में, क्या जापान, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या भारत, सब में एक कहीं ना कहीं मन में संशय आता है। तीसरा दोस्तों, इंडिया का एक सेंस ऑफ सेल्फ बदला है। भारत कोई अब 500 बिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं है, भारत कोई 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं है, 3 ट्रिलियन की नहीं है। दोस्तों अब भारत जो है वो अपने आप को एक एंशिएंट सिविलाइजेशन स्टेट के रूप में देखता है, जो कि किसी यूएस मनमानी के सामने झुकने नहीं वाला, वो कहीं से भी एक जूनियर पार्टनर नहीं बन सकता यूएसए का। सोवरेन स्टेट जैसे हम हैं वैसे ही तुम हो, तो वैसा ही रिश्ता रखना होगा। हम कोई यूके नहीं है। इन शॉर्ट यही बात बताना चाह रहे हैं कि हम जब ऑब्वियसली जब फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं तो 20 साल तक के दृष्टिकोण से बना रहे हैं, 25 साल तक के दृष्टिकोण से बना रहे हैं, तो 25 साल बाद जो भारत होगा वो कहीं से भी, यूके अपने स्टैग्नेशन के फेज में जा चुका है, वो वहां पर है, और आज हम जहां हैं हम 25 साल बाद उससे बहुत आगे होंगे। तो उस दृष्टिकोण से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं जिसमें हमारी एक खुद की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, जो आज से नहीं। हम कोई अमेरिका नहीं है जो कि एक संविधान लिख दिया देश बन गया। हम संविधान के पहले भी थे और आने वाले हमेशा समय में भी रहेंगे, तो हम वैसा देश हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो हमारा जन्म बहुत पहले हुआ है, तो वो सिविलाइजेशनल स्टेट है जो किसी के सामने झुक नहीं सकता। ये हमारा दृष्टिकोण बदला है, सिर्फ हमारे लीडरशिप का नहीं, हमारे लोगों का भी, एस्पिरेशंस भी वैसे ही बदले हैं।
दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसलिए रूबियो भारत क्यों आ रहे थे। अब देखिए दोस्तों, क्वाड डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म था कि क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है, इसलिए रूबियो साहब आ गए। लेकिन वो बस और बस एक प्लेटफॉर्म था, वो गोल नहीं था। मल्टी सिटी स्टॉप्स कर रहे हैं। क्या आपने जापान के फॉरेन मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर को देखा कि कोई आगरा घूम रहे हैं, कोई जयपुर घूम रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ रूबियो की है। दिल्ली गए, आगरा गए, जयपुर गए, कोलकाता गए। ये डेलिबरेट चार्म ऑफेंसिव था। पर्पस था गुडविल वापस बनाना। बाइलैटरल फोकस था, सिर्फ क्वाड नहीं, उसके आगे भी, जिसमें पीएम मोदी से मिले, एनएसए डोवाल साहब से मिले, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी से मिले। पर्पस बड़ा क्लियर था कि जो ट्रेड है, जो बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको आगे बढ़ाया जाए। जो टैरिफ की वजह से रिश्तों में खटास आई है, उसको एड्रेस किया जाए। जो एनर्जी टाइज हैं, उसको फर्दर मजबूत किए जाए, जिसमें यूएस कह रहा है कि हम आपकी इंडिया की एनर्जी सप्लाईज प्रोवाइड करेंगे। डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इन सब में भी भारत के साथ डायरेक्ट डील किया जाए। रूबियो ने पब्लिकली भारत को एश्योर किया कि यूएस रिलेशन जो बाकी देशों के साथ है, क्या पाकिस्तान, क्या चाइना, वो इंडिया की कीमत पे नहीं आने वाले हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो क्वाड मीटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो विजिट की टाइमिंग थी, जो ऑप्टिक्स थी, जो एजेंडा था, वो दिखा रहा है कि यूएस डैमेज कंट्रोल मोड में है और वो स्टेबलाइजेशन चाहता है। वो नहीं चाहता है कि भारत और यूएस से दूर ड्रिफ्ट करना शुरू कर जाए और ट्रस्ट और फर्दर इरोड हो, जिस वजह से वो इंडिया को एंकर्ड रखना चाहता है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में। मानो जैसे ट्रम्प 2.0 में एक रियलाइजेशन है कि चाइना नहीं मानने वाला, तुम्हें क्वाड की आवश्यकता है, तुम्हें उसके लिए भारत की भी आवश्यकता है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया ने क्या मैसेज दिया? इंडिया ने कोई ओवर दी टॉप वेलकम नहीं किया। अगर ऑप्टिक्स देखें तो डेलिबरेटली लो की एंड प्रोफेशनल रखे गए। जो प्रोटोकॉल डिमांड करता है वो दे दो। मतलब यहां पे अगर आप देखें तो कोई एक्स्ट्रा वैगेंट रेड कारपेट है ना, वो होता था कि कोई नाच रहा है, कोई गाना गा रहा है, वो सब कुछ नहीं। कोई पब्लिक यूफोरिया नहीं। पब्लिक भी, अगर आप ट्विटर में देखें तो रूबियो का जो भी ट्वीट आता था उसके नीचे इंडिया रिलेटेड होता था तो पब्लिक लानत ही भेज रही थी और तो कुछ भेज नहीं रही थी। तो बड़ा कैलिब्रेटेड सिग्नल इंडिया ने दिया कि हमें नहीं पड़ी है, कोई हमें जल्दी नहीं है तुम्हारे साथ टाइज रीसेट करने की। जैसे इंडिया फर्स्ट है, जैसे अमेरिका फर्स्ट है, वैसे ही इंडिया फर्स्ट भी है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने बड़े ही एक्सप्लिसिटली रूबियो को कहा कि जैसे यूएस अमेरिका फर्स्ट का पालन करता है, इंडिया भी इंडिया फर्स्ट का पालन करता है। यानी कि रिलेशनशिप मत भूलिए, दो सोवरेन पावर्स के बीच में है, जो कि दोनों अपने अपने इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे। कोई जूनियर सीनियर डायनामिक्स यहां पर नहीं है। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जेडी वान साहब जब आए थे भारत, किस प्रकार से है ना शीर्ष कैबिनेट मिनिस्टर आए थे उनको रिसीव करने, जो पॉम्प एंड शो हुआ था। दोस्तों अगर आप देखें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो तो जेडी वांस के ही टक्कर के हैं। डेफिनेटली ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो अगले प्रेसिडेंशियल रेस में दोनों बराबरी पर चल रहे हैं। तो उसके बावजूद भी उनको कोल्ड शोल्डर दिया गया, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं जिस प्रकार से जो प्रोटोकॉल्स का पालन कर दिया गया। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा, जो कि इंडिया ने जो मैसेज दिया है बड़ा क्लियरली इस बार अगर आप देखें तो रूबियो साहब को दिया है, जो कि कोर कंसर्न्स है, हमने फॉर्मली रेज कर दिए हैं। बार बार टेररिज्म और पाकिस्तान को एक्सपोज किया। जयशंकर जी ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बार बार हाईलाइट किया है। वैसे ही एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो बड़ा क्लियर, अगर आप शब्द देखें ना तो कुछ इस प्रकार से कहा कि हम एम्फेसाइज करते हैं कि मार्केट ड्रिवन एनर्जी प्राइसेस हो, सप्लाई चेन को डी रिस्क किया जाए। ये प्यार से कहने का मतलब है कि जो यूएस सैंक्शन लगा के रखे हो, जो तुमने एनर्जी मार्केट को डिसरप्ट करके रखा है और कहते हो अमेरिकन एनर्जी खरीदो, ये कोवर्जन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। साफ साफ अगर आप देखें तो ये मैसेज बड़ा क्लियर था कि इंडिया जो है वो डीपर कोऑपरेशन के लिए साथ यूएस के साथ तैयार है, लेकिन रेसिप्रोकल टर्म्स में। तुम्हारे इंटरेस्ट महत्वपूर्ण है तो हमारे भी महत्वपूर्ण है। यूएस सेंसिटिविटी इंडियन प्रायोरिटीज को देनी होगी। जो ये वन अपमैनशिप ट्रंप कर रहे हैं वो नहीं चलने वाला। भारत बड़ा क्लियरली कह रहा है कि हमको कोई जल्दी नहीं है ट्रंप के साथ फ्लैशी समिट करने की। हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम इस प्रकार से जो पीएम मोदी को न्योता दिया गया, आपने देखा ना तो उस पर कहीं से भी हमने ना उसे कंफर्म किया, ना उसे हेविली पब्लिसाइज किया। पर्पस बड़ा क्लियर था, हम चाहते हैं कि पहले तुम बताओ क्या कॉन्क्रीट एक्शंस तुम ले करके आए हो हमारे इंटरेस्ट के लिए, फिर वो सब मीटिंग खेलेंगे। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो कॉन्क्रीट एक्शंस की बात करें तो इस क्वाड समिट में की टेक अवेज जो आपको देखेंगे बड़ा क्लियरली दिखेगा कि चाइना को घेरने के लिए ही किया जा रहा है। हालांकि हम कह रहे कोई चाइना को नहीं घेरा जा रहा है, लेकिन आप पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा, जो कि दिखा रहा है यहां पे जो ट्रंप चाइना मीट हुआ है उससे कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन है कि चाइना लॉन्ग टर्म में यूएस के साथ नहीं आने वाला है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट डाइवर्ज करते हैं। अब दोस्तों पता नहीं ये रियलाइजेशन क्यों है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कुछ खेल खेल रही है, उसको भी समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों मेरीटाइम एंड ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया है, तो इंडो पैसिफिक मेरीटाइम सर्विस कोलैबोरेशन का लॉन्च हुआ है। ये एक नया इनिशिएटिव है जिसके द्वारा जितने भी क्वाड के चारों देश हैं वो मेरीटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज, कहां से जहाज गुजर रहा है, कहां से सबमरीन गुजर रहा है,
वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। इनिशियल फोकस भारत के बैकयार्ड इंडियन ओशन रीजन में होगा और इसके साथ एक्सपर्ट एक्सचेंजेस होंगे और साथ साथ एक्सरसाइजेस भी होंगे। इसके सिवा जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, उसमें अगर आप देखें तो जल्द ही डेवलप किया जाएगा एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर, जो कि क्या है, बेसिकली मैरीटाइम डेटा जो मिल रहा है कि कहां से जहाज गुजर रहा है, कहां से सबमरीन गुजर रहा है, वो रियल टाइम मैरीटाइम डेटा शेयरिंग होगी इन सभी देशों में अक्रॉस द इंडो पैसिफिक। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क है, जिसके द्वारा ये सभी के सभी जो देश हैं कोऑर्डिनेट करेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स में माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब इस प्रकार से कोऑर्डिनेट करके किया जाए कि मिलके हम अपनी डिपेंडेंसीज चाइना के ऊपर कम करें और रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाएं। क्वाड इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी पे भी हुआ, जिसके द्वारा एनर्जी रेजिलियंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, मार्केट एनालिसिस, इन सब पे भी आगे बात बढ़ी है। इसके सिवा दोस्तों क्वाड समिट की बात करें तो पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप है, जिससे ऑस्ट्रेलिया बड़ा प्रसन्न है, जिसमें एक पायलट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि फिजी में बन रहा है। पहली बार है कि क्वाड के 4 देश अब डायरेक्टली कोलैबोरेट कर रहे हैं फिजिकल पोर्ट प्रोजेक्ट में। फिजी में नया पोर्ट चारों मिलकर बनाएंगे, डायरेक्ट बीआरआई को कॉम्पीट करने वाले हैं, क्योंकि इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बनाता है। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये ध्यान में है कि इस पूरे के पूरे इलाके में जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे फिजी है, ये जो पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स हैं, यहाँ पे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा लिमिटेड है और चाइना इनको डेट ट्रैप में फंसाना चाहता है और बदले में यहाँ पे अपना बैकयार्ड प्रेजेंस रखना चाहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसलिए क्वाड के कंट्रीज मिलकर इस प्रकार का पोर्ट बनाएंगे। ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग ने कहा कि यह स्ट्रॉन्गेस्ट एवर कमिटमेंट है क्वाड से पैसिफिक के लिए। फिजी ऑस्ट्रेलिया का बैकयार्ड है, चाइना जहां पे डोमिनेंट हो रहा है तो बड़ा परेशान है, इंडिया भी खुश है, चलो हमारे लिए भी क्या है कि एक्ट ईस्ट और सागर इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया फिजी, ये 2 हफ्ते पहले की न्यूज है, नया सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जो कि चाइना के खिलाफ है। तो उस फिजी को क्वाड का सपोर्ट मिल रहा है। चाइना तुरंत नाराज हो गया, कहने लगा ये तो हमें टारगेट किया जा रहा है। तो इंडिया ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी ज्योग्राफी पे किसी देश को एम नहीं कर रहे हैं, बाकी समझने वाले तो सब समझ रहे हैं। बाकी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें भी कोलैबोरेशन होगा 6G पर। वैसे ही एआई इंगेज है, जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके लिए 6 मिलियन अवार्ड किया गया। 6 रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे कि कैसे फार्मिंग में एआई, रोबोटिक्स, रिमोट सेंसिंग, उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि फूड सिक्योरिटी बेहतर हो सके। वैसे ही आप देखें तो क्रॉप यील्ड्स बेहतर हो सके। अब दोस्तों आते हैं फाइनल बॉटम लाइन क्या है। क्या ट्रंप का चाइना डिटेंट फेल हुआ? क्या वो चाइना गए दोस्ती करने, क्या वो फेल हो गया इसलिए लौट के बुद्धू घर को आए हैं? दोस्तों यहां पे अगर आप शी ट्रंप समिट की बात करें ना तो वो ट्रांजैक्शनल था। किस पे फोकस था? ट्रेड डील्स। चाइना यूएस एग्रीकल्चर का सोयाबीन खरीद लेगा, बोइंग प्लेन खरीद लेगा, यूएस एनर्जी कुछ खरीद लेगा, प्रॉमिस किया, एमओयू साइन किया, ज्यादा कुछ नहीं। इसके सिवा यूएस चाइना रिश्तों को कंपटीशन जो है मैनेज करके रखेंगे। चाइनीज हेल्प शायद ईरान पे मिल जाए जो कि दिख नहीं रहा है। तो क्लियरली दोस्तों ये एक टेम्पररी डिटेंट कह सकते हैं कि चलिए जो कंपटीशन है उसे मैनेजेबल लेवल पर रखना है, लेकिन कोर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन तो इंटैक्ट है ना। टेक्नोलॉजी सेक्टर, क्रिटिकल मिनरल सेक्टर, सप्लाई चेन सेक्टर, ताइवान सेक्टर, मिलिट्री पोस्चर, यूएस चाइना टोटली एक दूसरे से अलग अलग जगह पे खड़े हैं इन सारे एस्पेक्ट्स में। रूबियो दोस्तों चाइना को लेकर हॉकिश स्टैंस रखते हैं, इसलिए उनको दिल्ली भेजा गया क्वाड के सभी देशों को रीअश्योर करने के लिए कि चाइना समिट का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक को अबैंडन करने वाला है। ग्रेट पावर्स जो होते हैं वो इस प्रकार से एंगेजमेंट और बैलेंसिंग साइमल्टेनियसली करते हैं। 1970s की बात है दोस्तों, जब यूएस और सोवियत यूनियन में रिश्तों में जो खटास थी उसको कम करने का प्रयास किया गया, डिटेंट आया, लेकिन पैरेलली यूएस ने नेटो को मजबूत किया था। तो कुछ वैसा ही आप होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस इंटैक्ट हैं। शॉर्ट टर्म बस इसे कॉम्पिटिटिव रखा जा रहा है कि मैनेजेबल लेवल पे ये कॉम्पिटिशन रखा जा रहा है। क्वाड प्रोजेक्ट्स दोस्तों यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस है। शी के साथ जो समिट था वो बस और बस एक टैक्टिकल बिजनेस डील था। अगर इसमें क्वाड में स्ट्रॉन्ग एंड विलिंग इंडिया नहीं है तो क्वाड का मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक हेफ्ट खत्म हो जाता है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। इंडियन ओशन इतना बड़ा है, उसमें इंडिया इंश्योर करता है उसकी सिक्योरिटी। इंडिया जैसा देश जो कि फ्यूचर में चाइना को चैलेंज करने वाला है, यदि वो क्वाड में नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस मिलकर क्या ही कर लेंगे। तो इंडिया वो पार्टनर है यूएस के लिए जो कि बर्डन शेयरिंग चाइना को कंटेन करने में कर सकता है। हम अपना बिल लेके यूएस के पास नहीं जाते कि हमको एड दो, हमको पैसे दो तो हम वेपन्स खरीदेंगे। हम अपना ध्यान खुद रखते हैं। इंडिया के लिए भी क्वाड इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया की बात करें तो क्वाड के द्वारा चाइना चैलेंज को हम बेटर मैनेज करते हैं। मैरीटाइम अवेयरनेस होता है, क्रिटिकल मिनरल, स्पोर्ट्स फॉर लॉजिस्टिक्स हैं, तो उन सब पे भी अब आगे बढ़ेंगे। तो हमारे लिए भी क्वाड इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसलिए दिख रहा है ना कि इंडिया यूएस फ्रिक्शंस भले आज के टाइम में है, टैरिफ हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन दोनों साइड के लिए क्वाड ट्रैक एक्टिव रखना
म्यूचुअली बेनिफिशियल है, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट को मल्टीपोलर वर्ल्ड में सूट करता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वाड को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये विजन कितना स्ट्रांग है ये तब दिखेगा जब ट्रंप क्या भारत आएंगे क्वाड समिट में या नहीं आएंगे, या वापस ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। तो इस पर कंटिन्यूअस नजर बनी रहेगी आने वाले दिनों में।